हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे जावा में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये जावा ऊप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ना कि सिर्फ प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल बनाता है बल्कि रन टाइम डिसीजन लेने में भी मदद करता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है, तो जिन भी लोगों ने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार उसको देख लो, जिससे कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसे दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। एक वर्ड है पॉली और दूसरा है मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, वन थिंग मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि एक चीज़ अलग अलग तरीक़ों से काम कर सकती है, अलग अलग रूप में काम कर सकती है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने पापा के बेटे हो बट स्कूल में आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप कंपनी में एक एम्प्लॉय हो आप एक ही इंसान बट रोल अलग अलग निभा रहे हो। तो जावा में भी एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीक़ों से बिहेव कर सकता है और इसी बिहेवियर को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है कि कोई इंटरफेस या मेथड अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग बिहेव कर सकता है, तो उसी चीज़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। तो ये दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही मेथड का अलग अलग तरीके से काम करना। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड कौन सा चलेगा ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है। मतलब जावा कंपाइलर मेथड सिग्नेचर देख के पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सी मेथड को कॉल करना है। मेथड कॉल के समय पैरामीटर के टाइप, काउंट और कोड के हिसाब से जावा कंपाइल करते समय ही मेथड सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसे स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। और ये सब मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू पॉसिबल होता है अचीव करना। तो अब समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो जब एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड हो सेम नेम के लेकिन उनका पैरामीटर डिफरेंट हो तब उसे मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक क्लास है ए जिसके अंदर दो मेथड हैं। मेथड का नाम है डिस्प्ले। दो सेम नेम के मेथड होंगे बट इसके जो पैरामीटर होंगे वो चेंज होंगे। मान लो यहाँ पे पैरामीटर में लिखता हूँ मैं इंट ए और दूसरे पैरामीटर में लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड ओवरलोडिंग में टोटल 3 रूल फॉलो होते हैं। पहला है कि सेम क्लास होनी चाहिए, दूसरा है सेम मेथड होना चाहिए और तीसरा रूल है कि पैरामीटर चेंज होने चाहिए। तो ये जो सेम क्लास है, सेम क्लास मतलब सिंगल क्लास। अब क्लियर हुआ होगा आपको। एक क्लास होनी चाहिए जिसमें सेम टाइप के दो या दो से ज़्यादा मेथड होने चाहिए बट उन मेथड के पैरामीटर चेंज होने चाहिए। तो अगर इस तरह के आपके पास मेथड हैं एक क्लास में तो वो मेथड ओवरलोडिंग होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इन मेथड के रिटर्न टाइप आप चेंज कर देते हो, केवल रिटर्न टाइप, तो उससे मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगी। मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर के चेंज करने से ही होगी। अब ये पैरामीटर को 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दीजिए या फिर आप टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दीजिए। मतलब किसी मेथड में आप इंटीजर ले रहे हो तो किसी मेथड में आप स्ट्रिंग ले लीजिए। तो इस तरीके से भी आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। तीसरा तरीका है अगर आप पैरामीटर का सीक्वेंस चेंज कर देते हो तब भी ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। सीक्वेंस का मतलब अगर आपने पहले मेथड में 2 पैरामीटर लिए हैं इंट ए और स्ट्रिंग बी, अब आप दूसरे वाले मेथड में स्ट्रिंग को पहले कर दीजिए, इंट को बाद में कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। इस सेम चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है कैलकुलेटर
जिसके अंदर मैंने 3 मेथड बनाए हैं, वो भी एक ही नाम के, ऐड, ऐड और ऐड। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पैरामीटर चेंज कर रखे हैं। जो पहला वाला ऐड है उसमें मैंने इंटीजर ए इंटीजर बी ले रखा है। जो दूसरा ऐड है उसमें मैंने डबल ए डबल बी ले रखा है। और तीसरे ऐड में मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिए हैं। इसमें 3 पैरामीटर लिए मैंने, इंट ए, इंट बी, इंट सी। तो इन तीनों में पैरामीटर चेंज हैं, जिससे यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग अचीव हो रहा है। तो इस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग को भी अचीव कर सकते हैं। तो ये अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग ये क्या होता है? तो एक्चुअली अर्ली बाइंडिंग को ही स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है मैं इसको समझाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो ये जब कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो रहा है तो आप खुद समझिए कि कंपाइल टाइम मतलब ये काम जल्दी हो रहा होगा, जल्दी प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसी चीज़ को, जो चीज़ जल्दी प्रोसेस हो रही है उसको अर्ली बोलेंगे। और बाइंडिंग का मतलब होता है मेथड सिलेक्शन। इधर बाइंडिंग का मतलब क्या है? मेथड सिलेक्शन। तो अर्ली बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जल्दी मेथड का सिलेक्शन होना अर्ली बाइंडिंग होता है। और जल्दी मेथड का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम कंपाइल होने के टाइम पे ही हो रहा है। जब कोड हमारा कंपाइल होता है उसी टाइम पे ही जावा ये डिसाइड कर लेती है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि 3 हमारे पास एक जैसे मेथड हैं, ऐड, ऐड और ऐड। और इन तीनों में ही पैरामीटर चेंज है। किसी में नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज है, किसी में टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज है। इस तरीके से तीनों मेथड में पैरामीटर चेंज है। तो जब ये कोड कंपाइल होगा तो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि इन 3 में से कौन सा मेथड हमारा चलेगा। अब बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिसीजन रन टाइम पे ही होता है कि कौन सा मेथड चलेगा। मतलब यहाँ पे जावा कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे डिसाइड करती है कि उसे कौन सा मेथड कॉल करना है। इसको अचीव करने के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। इसी को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। जब पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में सेम नेम सेम पैरामीटर के साथ दोबारा डिफाइन किया जाता है, उसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक हमारे पास है क्लास ए और दूसरी है हमारे पास क्लास बी। अब एक मेथड है यहाँ पे डिस्प्ले, जिसके पास पैरामीटर में है इंट ए और ये है बॉडी। इसी तरह से हमारा जो बी क्लास है उसमें भी सेम मेथड है डिस्प्ले, और इसमें भी पैरामीटर में इंट ए है और मेथड की बॉडी है। तो ये चीज़ होती है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब यहाँ भी 3 पॉइंट हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्लास होती हैं। दूसरा है दोनों ही क्लास में सेम मेथड होते हैं। और तीसरा है सेम पैरामीटर भी होते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग में भी 3 पॉइंट होते हैं कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्लास होनी चाहिए, उन क्लासेस में सेम नेम के मेथड होने चाहिए और उन मेथड में सेम पैरामीटर होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं इसी चीज़ को एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई है जिसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया है साउंड। फिर मैंने एक डॉग क्लास बनाई है जिसमें मैंने इस एनिमल मेथड को एक्सटेंड किया है और इसमें भी सेम नाम का मेथड है साउंड। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई है कैट, जिसमें मैंने फिर से एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया है और इसमें भी सेम मेथड है साउंड। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपको ये तीनों साउंड मेथड दिख रहे हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन कोड है, जो क्लास की बॉडी है, वो सब में अलग है। इसमें मैंने प्रिंट एलन लगाया है, इसमें लिखा है एनिमल मेक साउंड। दूसरा मैंने लगाया है डॉग बार्क और तीसरे में है कैट म्याउज। तो इस तरीके से मेथड एक ही है बट काम अलग अलग हो रहे हैं। यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैंने लास्ट में मेन मेथड बनाया है और मैंने डॉग और कैट दोनों के ऑब्जेक्ट बनाए हैं और मैंने साउंड मेथड को कॉल किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रिंट स्टेटमेंट आ गए हैं, डॉग बार्क एंड कैट म्याओ, जो कि मैंने यहाँ से कॉल कराए हैं। तो ये चीज़ होती है मेथड ओवरराइडिंग।
तो अब बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग से पहले हम समझते हैं बाइंडिंग क्या होता है, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, बट एक बार फिर से बताता हूँ कि जो बाइंडिंग होता है उसका मतलब होता है कि जावा को ये डिसाइड करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कब कॉल करेगा, रन टाइम पे कॉल करेगा या कंपाइल टाइम पे कॉल करेगा। तो अगर कंपाइल टाइम पे कॉल करता है तो अर्ली बाइंडिंग हो जाता है, और जब रन टाइम पे कॉल करता है तो वो डायनेमिक बाइंडिंग होता है। तो अब डायनेमिक बाइंडिंग समझ गए होगे क्या होता है। जब मेथड कौन सा चलेगा ये रन टाइम पे डिसाइड होता है तो उसको डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि कुछ कोड को जावा कंपाइलर से कहता है कि भाई तुम अभी मत इसको चलाओ, रन टाइम पे मैं खुद ही ये डिसाइड कर लूँगा कि कौन सा मुझे मेथड चलाना है। अब इसी एग्जांपल में देखिए, हमने ये जो एनिमल क्लास बनाई थी जिसमें मैंने साउंड मेथड दिया था, उसके बाद डॉग क्लास बनाई थी और उसमें एनिमल को एक्सटेंड किया था, फिर मैंने कैट बनाई थी जिसने भी एनिमल को एक्सटेंड किया था। फिर मेन मेथड में देखिए यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है वो एनिमल टाइप का है, बट ऑब्जेक्ट बन रहा है डॉग का। अब यहाँ रन टाइम पे चेक होगा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट किसका है, डॉग का है या एनिमल का है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो डॉग क्लास का है, भले ही रेफरेंस एनिमल का है, बट जो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो डॉग का बन रहा है। तो यहाँ पे जो मेथड है वो डॉग क्लास का ही कॉल होगा। सेम इसी तरह से जब हमने कैट का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे ये देखा गया कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है, कैट का, तो उसने जो कैट के अंदर साउंड मेथड था उसको कॉल कर दिया, न कि एनिमल क्लास के साउंड को। तो इस तरीके से काम करता है लेट बाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको यही पॉइंट याद रखना है लेट बाइंडिंग में कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उससे डिसाइड नहीं होता है कि कौन से मेथड को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जेवीएम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देखता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना होता है उसी क्लास के मेथड को यहाँ पे जेवीएम कॉल करता है। तो इसका यूज करने से आपका कोड फ्लेक्सिबल बन जाता है। मान लीजिए आप 100 जानवरों की लिस्ट बनाते हैं और उनका रेफरेंस टाइप एनिमल रखते हैं, तो आपको 100 बार अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो पेरेंट क्लास है उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाइए, तो आप उन सारे 100 क्लास के जो भी मेथड हैं सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग के जरिए सेम कोड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बिहेव करता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, उसी को अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दी हैं। अब अगर इन कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो इसको लाइक भी करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।